स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एज पर AKTU सिलेबस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 का सिलेबस कंप्लीट किया है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और ये हमारा यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक बातें करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स की जो पूरे यूनिट 4 में यूज होने वाले हैं। इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। जब आप इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस यूनिट को पढ़ने में। आज के जो टॉपिक हैं ये बहुत सिंपल है। इन सभी वर्ड से, इन सभी टॉपिक से आप पहले से अवेयर हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को अपनी पुरानी चीज़ें याद नहीं है, सपोज उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है और एक्सीलरेशन नहीं पता है, या वो भूल गया है, पहले तो पढ़ा सभी ने है, क्योंकि ये सभी वर्ड्स से आप अवेयर हो, बहुत अच्छे से अवेयर हो, लेकिन इनकेस अगर आप भूल गए हो तो ये लेक्चर आपके काम का है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नए वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए और कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जरूरी ये है समझना कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये हमारा जो काइनेमेटिक्स है और काइनेटिक्स, इन दोनों टॉपिक में, दोनों में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी या पार्टिकल के मोशन की स्टडी करेंगे, वो चाहे काइनेमेटिक्स हो या काइनेटिक्स। क्या डिफरेंस है इन काइनेमेटिक्स? ये जो हमारा काइनेमेटिक्स है, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करेंगे, स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन आप कह सकते हो, स्टडी या फिर डिस्क्रिप्शन। मैं लिख दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। आप स्टडी ऑफ मोशन कहिए या डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की या फिर बॉडी की मोशन की बात करेंगे विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेज का मतलब आप कह सकते हो फोर्स। मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग किसी भी पार्टिकल या बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स बिहाइंड दैट। मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है, किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी बॉडी में वेलोसिटी है, तो उसके पीछे कॉजेज क्या है, कारण क्या है, कितना फोर्स है, हम इसकी एनालिसिस नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मोशन की एनालिसिस करेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके कॉजेज की स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम ऑफ अ गिवन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेज मोशन। आप ऐसे भी इसको कह सकते हो अंडर काइनेमेटिक्स। लेकिन जब हम बात करेंगे काइनेटिक्स की, इसको मैं फर्स्ट लिखता हूं। जब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म जो कि काइनेटिक्स है, हम दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसलिए हम दोनों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम, ये तो फर्स्ट की बात हो गई, तो अगर हम इस सेकेंड टर्म काइनेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन होगा, एज वेल एज वी विल कंसीडर द कॉजेज ऑफ मोशन। इन काइनेमेटिक्स मैं लिख रहा हूं इन काइनेटिक्स वी विल डू स्टडी ऑफ मोशन
मोशन विद इट्स कॉजेज, विद इट्स कॉजेज, या आप ऐसे कह सकते हो कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स की स्टडी करेंगे और उस फोर्स की वजह से मोशन कितना है या मोशन कैसा है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, इन सब बातों को करेंगे। तो यहाँ पे कॉजेस की भी एनालिसिस होगी, यहाँ पे कॉजेस को कंसीडर नहीं करेंगे, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। तो मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, और ये मैंने आपको फोर्स सिस्टम के इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अगर आपने फोर्स सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा है तो पहले से भी आपको काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स पता है। मैं इस पर बहुत टाइम दे चुका, इतना टाइम मुझे लगता है कि आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपको पता चल गया कि काइनेटिक्स में एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड रिजल्टिंग इट्स मोशन की स्टडी करेंगे, और यहाँ पे एक्शन ऑफ फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करेंगे, फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये बेसिक बातें इस यूनिट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल है, इसमें कहीं कोई आज आपको न्यूमेरिकल में नहीं कराऊंगा, कोई फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा स्पेशल फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ कुछ डेफिनेशंस हैं और इसे आपको समझना है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, सपोज हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट ए है, और यहाँ से हमारा ये जो पार्टिकल है, कोई पार्टिकल मूव करता है, कोई पार्टिकल मूव करता है इन दिस वे, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गया, ए से पॉइंट बी पे आया और फिर पॉइंट सी पे पहुँच गया। कोई पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया, और इस तरह से ये ए से बी देन बी से सी तक पहुँच गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी अगर ये हमारा ओरिजिन था या इनिशियल पॉइंट ए था, और ये फाइनल पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, जो यहाँ पहुँच गया पॉइंट सी पे। पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और पॉइंट सी फाइनल पॉइंट है। तो ए और सी के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, d1, और बी से सी तक की डिस्टेंस कितना है, d2। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, अगर इस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हमारा पॉइंट ए पे था, अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ये इक्वल टू होगा d1 प्लस d2। ये होगा d1 प्लस d2, और डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, AC होगा। AC, ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, अगर हम मान लेते हैं ए और सी के बीच की डिस्टेंस है d3, तो ये हमारा कितना होगा, d3। तो अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered from the particle from the reference point, from the particle from the reference पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी
वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, और वी कैन डिफाइन इट द चेंज ऑफ पोजीशन, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हो बॉडी ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी with respect to a certain fixed reference point, with respect to a certain fixed reference point certain fixed reference point is termed as डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इस टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, इसमें डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि आपका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, फ्री फ्रॉम डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन भी होता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी सिंस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यू कैन से। मतलब डिस्टेंस हमारा जो होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। थोड़ा सा और समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। मान लीजिए ये पॉइंट एक और रेफरेंस लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे, और ये पॉइंट बी पे जाता है कुछ इस टाइप से, ऐसे कुछ ऐसे ट्रेवल करता है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पे। तो ये ए से बी तक के बीच की ये जो दूरी है ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द पार्टिकल। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आप लोग इसे अर्लियर 6 या 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, और मैंने इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर जब मैंने 4 सिस्टम स्टार्ट किया था तो वहाँ भी बताया था। लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट किए हैं, इसलिए मैं सारी बातें यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन। जनरली हम लोग जब रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन पढ़ेंगे यूनिट 4 में, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन, तो ये सभी वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये आपको बताएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में समझाएंगे। डिस्प्लेसमेंट में मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा था, डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन नहीं बताता हूँ तो ये थोड़ा सा कमी रह जाएगी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये कोई रेफरेंस पॉइंट है ओ, इसके राइट जब हम चलते हैं तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होता है, पॉजिटिव। और रेफरेंस पॉइंट की अगर हम लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट चलेंगे तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा निगेटिव रेफरेंस पॉइंट से। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से कोई पार्टिकल हमारा यहाँ तक आता है, किसी पॉइंट ए तक, मान लीजिए किसी पॉइंट ए तक आया और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d1, कितना है d1, और फिर वो ए से वापस आता है और पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है और रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है d2, कितना है d2। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट ओ से चला ए तक तो कितनी डिस्टेंस d1, फिर ए से रेफरेंस पॉइंट पहुंचा होगा, फिर से चला होगा d1, और उसके बाद फिर रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट ओ से लेफ्ट जा रहा है, कितना d2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस d2, कितना हो जाएगा माइनस d2। यानी टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2d1 माइनस d2, कितना हो गया 2d1 माइनस d2। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
इस केस में ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं आपको निगेटिव मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। निगेटिव हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा -d2। क्या होगा? -d2। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड पार्टिकल, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड बॉडी। तो बॉडी हमारी इस समय कहाँ पे है? बी पे है, और ओ से जो डिस्टेंस है कितना है? d2। रेफरेंस से लेफ्ट साइड है तो ये हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये आ जाएगा -d2। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी मिल सकता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब आइए जल्दी से बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to time, समय के साथ the rate of change of position of a body with respect to time is called velocity। ये velocity की डेफिनीशन है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें और वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें तो v इक्वल टू क्या होगा? dx अपॉन dt, जहाँ पे x हमारा क्या है? ये पोजीशन है जो हमारे ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट कोई ये O है, और यहाँ से हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है? इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, कोई पॉइंट दे देते हैं A, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है? x डिस्टेंस है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हमारा क्या होगा? dx अपॉन dt। और यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर में अगर हम बात करें, लार्जर डायमेंशंस हैं तो किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी के केस में। अब आइए बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट हमारा एक्सीलरेशन। थर्ड पॉइंट है एक्सीलरेशन। जैसा मैंने कहा था, आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे हमारे लिए दिक्कत होगी। तो अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो ये क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैं इसको शॉर्ट में ACC लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन। आप अपनी कॉपी में ये सभी डेफिनेशंस नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। मैथमेटिकली हम लोग एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं A इक्वल टू dv अपॉन dt, और यूनिट क्या होगी? SI यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लार्जर अगर हमारा है तो वहाँ पे किलोमीटर पर आर स्क्वायर, और हम लोग यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर। इस तरह की यूनिट हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस केस में क्या होगा? एक्सीलरेशन 0 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इन दैट केस एक्सीलरेशन विल बी 0। ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में से जरूर नोट करिए। व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन इन दैट केस विल बी 0। या आप कह सकते हो व्हेन द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विल बी 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें आपके समझ में आई होंगी। बहुत ही बेसिक था, पहले से भी आपको पता है। ये वीडियो आपको देखने के बाद आपके माइंड में आपकी बाकी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ गई होंगी। कल से हम लोग जो वीडियो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग रेक्टिलिनियर
और कर्वीलीनियर मोशन की बात करेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।